नमस्कार, जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा और आपका स्वागत करती हूं हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम हेल्दी यंगिस्तान में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाते रहें जिससे आपका जीवन स्वस्थ और निरोगी रहे। तो आज इसी कड़ी में अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्रेस्ट यानी स्तन कैंसर के बारे में, जो कि अगर इसका सही टाइम पे इलाज ना कराया जाए तो ये आपकी जान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत में आज भी लोग स्तन कैंसर के बारे में बात करने से झिझकते हैं और घबराते हैं। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि बुरी तरह फैल रही है। तो आज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमसे बात करने धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली और फोर्टिस हॉस्पिटल से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रद्धा इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर श्रद्धा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिना टीवी पर। Thank you very much for inviting me and having me here. जी। जय जिनेंद्र सबके। बिल्कुल, और यहाँ पर डॉक्टर श्रद्धा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो हम जिस तरह से आज डॉक्टर श्रद्धा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं, स्तन कैंसर के बारे में, और जिस तरह से औरतें आज भी अपने स्तन को, जो कि बहुत ही शरीर का एक अहम हिस्सा होता है, और इससे ना जाने कितने लोग जो है इस बीमारी से जूझ रहे हैं और इसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर ये ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर जनरली जो प्रेजेंट करता है वो हमारे शरीर में एक छोटी सी गांठ की तरह प्रेजेंट करता है। बहुत सारी महिलाओं में ये देखा गया है कि वो कभी कभार नहाते वक्त उन्हें महसूस होता है कि उनके शरीर में एक कोई छोटी सी गांठ है, मगर वो गांठ कभी भी दर्द नहीं देती है। पेनलेस लंप की तरह इसका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। और उसके अलावा जब जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, एडवांस स्टेज में पाई जाती है, तो इस गांठ के साथ अलावा हमारे बगल में गांठ होना, हमारी गर्दन में गांठ होना, निपल रियोलर का जो रीजन होता है उसमें रिट्रैक्शन होना, या कभी निपल में खून की डिस्चार्ज, नॉर्मल वाइटिश मिल्की डिस्चार्ज नहीं होता है इसके अंदर ब्रेस्ट के इसके साथ खून ब्लडी डिस्चार्ज रहता है। एंड एक और इसमें कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। तो वो जो है वो नॉर्मली जैसे सारे ब्रेस्ट में ओवरऑल लाली जैसी आ जाती है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, और ये एंटीबायोटिक का 7 दिन का कोर्स हो जाने के बावजूद भी ये नहीं जाती है। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। इसमें कोई अलग से गांठ नहीं लगती है हाथ को, बट पूरा का पूरा ब्रेस्ट ही इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल, आपने मैम ये बहुत अच्छी तरीके से बताया डॉक्टर श्रद्धा कि किस तरीके से जो है ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। अब हम आते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी जब होती है और ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो एक शुरुआती लक्षण जरूर हमारे शरीर में पता चलते हैं बीमारियों के, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे में ये बीमारी कितनी खतरनाक हो जाती है और बढ़ जाती है। तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर की बात करें तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, जो अगर आम महिलाएं भी, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो अब पता कर पाए कि उनको कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है वो आगाज कर रही है उनके शरीर में। अगर हमारे शरीर में कभी कोई गांठ नहीं बनती, नॉर्मल तरीके से अगर हम काम कर रहे हो तो कभी भी कोई गांठ नहीं बनती है। अगर हमें कभी भी कोई गांठ महसूस होती है जो कि बहुत ही छोटी सी हो और वो दर्द नहीं दे रही हो, ठीक है, और तो फिर हमें उस गांठ की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो धीरे धीरे बढ़ रही है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई गांठ छोटी होती है मगर ना कोई उसमें दर्द है या कोई दिक्कत है, तो फिर वो ज्यादा खतरनाक है और हमें उसे चेस करने की ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत सही बताया कि किस तरीके से हमारे शरीर में किसी भी तरह की गांठ नहीं होती, लेकिन अगर वो हल्का सा भी आपको महसूस हो रहा है तो अक्सर आजकल बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी चल रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि इसकी जांच जो है वो हम घर पर भी कर सकते हैं। मतलब महिलाएं अगर घर पर हैं तो घर पर भी जांच कर सकती हैं, या जब बाहर जाती है तो इसकी जांच किस तरह से होती है? इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है जिसे कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो इसमें बेसिकली हमें सबसे पहले एक आईने के सामने जाके खड़े होना होता है। हमें हमारे शरीर से हर एक अंग से अवगत होना होता है और हमें आईने में देखना होता है कि हमारे दोनों साइड के ब्रेस्ट इक्वल साइज, शेप, सिमेट्री, हमें भगवान ने जब बनाया था तब दोनों हमारे शरीर के दोनों हिस्से बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो अगर किसी भी वजह से एक अपोजिट साइड के ब्रेस्ट में या कोई भी ब्रेस्ट में एक ब्रेस्ट कभी छोटी हो रही है या कहीं पर भी कोई निपल रिट्रैक्शन, एरियोलर रिट्रैक्शन है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये है तो हमें डॉक्टर को जाके बताना है। ठीक है। उसके अलावा हमें ब्रेस्ट को हल्के से ऊपर उठा के हर एक हमारे पाम ऑफ द फिंगर्स से एग्जामिन करना होता है इन ऑल द क्वाड्रेंट्स।
ऐसे हल्के से दबा दबा के हर चारों क्वाड्रेंट्स हमें चेक करने होते हैं। उसके अलावा भी हमें बगल का हिस्सा ऐसे उठा के बस एक बार देखना होता है कि कहीं इसमें कोई गांठ तो नहीं लग रही। ये हम बैठ के भी खड़े होके कर सकते हैं या हम लेट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम प्रॉपर्ली ब्रेस्ट एक सेल्फ एग्जामिनेशन हमें जनरली करना चाहिए। जी बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम खुद ही अपनी बीमारी नहीं पकड़ पाएंगे तो डॉक्टर तक नहीं जा पाएंगे। और ऐसे में आपने बताया कि किस तरह से हम इसकी जांच कर सकते हैं शुरुआती तौर पर, लेकिन क्या, क्योंकि हर बीमारी में आपको एक पेन होता है, एक दर्द होता है, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर में अगर देखा जाए तो किसी तरह का दर्द जो है जिनको होता है वो महसूस हो रहा होता है? नहीं, ये इनिशियल स्टेजेस में पेनलेस है। कोई भी लेडी डॉक्टर के पास इसीलिए नहीं जाती शुरुआती स्टेजेस में, क्योंकि उसे लगता है यार इससे दर्द तो नहीं हो रहा, मेरा काम तो कोई रुक नहीं रहा। हम लोग हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतना व्यस्त होते हैं कि हमें अपने आप के लिए समय नहीं मिल पाता। अगर कोई भी चीज हमें दर्द दे रही है, हमें सर का भी दर्द होता है, तो हम लोग सिंपल एक क्रोसिन की गोली खाकर हमारे काम में, रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं। बट ये दर्द नहीं देता, इसीलिए ये मोस्ट कॉमनली हमारे देश में लेटर स्टेजेस में प्रेजेंट करता है। 20% महिलाएं हमारे इसमें 20% महिलाएं ऑलमोस्ट स्टेज 4 के कैंसर में ही प्रेजेंट करती हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल यहाँ पर बताया कि किस तरीके से जो है दर्द जो है वो नहीं होता, और इसी को लेकर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि ये कुछ बदलाव है, जिसको देखकर वो एक मेडिसिन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं और उसको वो इग्नोर कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और ऐसे में जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत यंग एज में अगर फीमेल्स को देखा गया है तो ब्रेस्ट कैंसर उनमें पाया गया है। तो अगर हम बात करें तो कौन से एज है जिसमें ये जो कैंसर है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर पहले जनरली बताया जाता था कि ये ओल्डर एज ग्रुप की बीमारी है, मोर देन 45 इयर्स। इसका स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन आता है, जिसमें हम बोलते हैं कि हमें मैमोग्राफी करा के देखना चाहिए फ्रॉम द एजेस ऑफ 45 to 54 एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। साल में एक बार हमें ब्रेस्ट मैमोग्राफी एक जांच होती है, जिसके अंदर हम ब्रेस्ट को एग्जामिन करके देखते हैं। ये बहुत ही आसान सी जांच होती है एंड इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। And I think every lady should go at least once in a lifetime, once in a year, एक बार ये जांच करानी चाहिए। जी बिल्कुल, और जांच करानी चाहिए। और डॉक्टर श्रद्धा, जिस तरह से कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, क्योंकि अक्सर डॉक्टर के पास जब कोई जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या ये जेनेटिक है, यानी आपके किसी पेरेंट्स को या आपके घर पे किसी को ये कैंसर था, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर में भी ऐसा पाया जाता है कि अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को ये कैंसर हो तो आपको भी हो सकता है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये ब्राका म्यूटेशंस जो है ये मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर्स का वन ऑफ द कॉमन कॉज होते हैं। ब्रेस्ट के अलावा जैसे जिस पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हम हर बार पूछते हैं कि आपके मदर, फादर या आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में से किसी को भी अगर कैंसर है तो आप इसके बारे में हमें खुल के बताइए। डॉक्टर्स को जनरली बताया जाता है। एंड इसमें ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो हम इसमें BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन स्टडीज करते हैं। एंड इसमें देखा जाता है कि अगर आपका कोई भी BRCA म्यूटेशन पॉजिटिव है तो आपको उस कैंसर्स में जो भी रेंज आता है उसमें हम आपको जनरल फॉलोअप एंड स्क्रीनिंग थोड़ा मोर एग्रेसिव होता है। जैसे अगर मैमोग्राफी होनी है तो अगर आपका BRCA म्यूटेशन पॉजिटिव होता है तो साल में 2 बार होनी है रादर देन वंस अ ईयर। जी बिल्कुल, और ऐसे में हम बात करें कि जिस तरह से हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो हर बीमारी जब पाई जाती है तो कहीं ना कहीं हमें इस बीमारी को लेकर रहता है कि किस तरह से, और कैंसर का तो नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि आखिर इसका इलाज जो है वो करवाएंगे तो कितना खर्च आएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक कैंसर की जो है वो एक बीमारी ऐसी एक बीमारी है जिसका अभी तक पूरा इलाज नहीं पाया गया है। और ऐसे में हम बात करें कैंसर की तो लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं रहती है कि कितना खर्च आएगा, किस तरह से हम जो है इसका इलाज करवाएंगे, तो कहाँ तक हम इसका खर्च उठा पाएंगे, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो कैंसर बीमारी बहुत कठिन होता है। इसके अंदर डायग्नोसिस आते ही आपके पहले आधे तो जमीन पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। एंड ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमनली पाया जाता है तो आजकल मोर यंगर एज ग्रुप्स में पाया जा रहा है। तो इसमें जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट
अगर आपने जितने अर्ली स्टेजेस में आते हो, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप जितने अर्ली स्टेजेस में आते हो आपका प्रोग्नोसिस यानी आपकी ज़िंदगी का सर्वाइवल, ये सर्वाइवल बढ़ जाता है। एंड इसके अंदर आप जितने जल्दी जाते हो उतना जल्दी आपका खर्चा भी कम आता रहता है। आप जितने लेटर स्टेजेस में जाएंगे आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। तो दैट इज़ वन मोर रीज़न कि आपको स्क्रीनिंग कराना ही चाहिए। स्क्रीनिंग करा के ही आपका सर्वाइवल भी बेटर हो रहा है, प्लस आपका खर्चा भी कम आ रहा है। एंड खर्चे से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक वेंचर और है जिसे हम बोलते हैं C4U कैंसर क्लिनिक। ये वसुंधरा वैशाली में वैशाली में ये फंक्शनल है। एंड इसमें हम बेसिकली कीमोथेरेपी जो है पेशेंट की वो बहुत ही कम चैरिटेबल रेट्स में हम करते हैं। एंड जो कि अगर आप कॉमनली कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे जो कि 40,000 50,000 की कीमोथेरेपी होती है, यहाँ हमारी 4 से 5,000 में विद ड्रग सब खत्म हो जाता है। तो कैंसर के पेशेंट्स के लिए ये एक मनोबल बढ़ाने की बात है। अगर आपको पहले से पता हो कि खर्चा इतना ज़्यादा है, हमारे देश में मोस्ट कॉमन लोग होते हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटीज या TPA या कोई भी CGHS एम्पैनलमेंट नहीं होता, तो 80% ऑफ द पीपल फॉल इन दैट कैटेगरी। तो हम इसके अंदर कोशिश करते हैं कि पेशेंट का मनोबल ना टूटे एंड उनका मनोबल बढ़ाते हुए हम उन्हें हर एक तरीके से सहायता करते हैं कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी और सब में हम पेशेंट की मदद करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। और एक ऐसी बीमारी जिसका अभी तक इलाज नहीं है, उसका खर्च भी इतना ज़्यादा है। आज इस बीमारी का इलाज है, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये बीमारी आज के ज़माने में हम बताते हैं स्टेज 1, 2, 3 इट इज़ वेरी मच क्योरेबल। स्टेज 4 में मेटास्टैटिक, उसमें मेटास्टैटिक डिजीज हो जाती है जिसमें ये पूरे शरीर में फैल जाती है। इवन इन दैट स्टेज इसमें आज के ज़माने में बहुत अच्छा क्योर रेट है। एंड इसलिए आपको इसमें लाइफ प्रोलॉन्गेशन की बात होती है। पेशेंट्स इस स्टेज 4 बीमारी के साथ भी अगर ट्रीटमेंट को अगर रिस्पॉन्स अच्छा देता है तो इसमें 7, 8, 9 साल भी अच्छे से बिल्कुल कायदे से जी जाता है। ठीक है डॉक्टर श्रद्धा, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पर जिनका इलाज करा रहे हैं, ऐसे लोग जो कि इसका खर्चा नहीं उठा पाते, और ऐसे में अब जिस तरह से आपने बताया था कि जेनेटिक भी होता है ये कैंसर, और लोगों से पूछा जाता है कि क्या आपकी मदर या फादर में ये ब्रेस्ट कैंसर पाया गया, क्योंकि लोगों के मन में अगर आमतौर पर देखें तो आम जनता के मन में अभी ब्रेस्ट कैंसर को या स्तन कैंसर को लेकर यही मन में है कि ये सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। लेकिन क्या ये कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें, क्या ये पुरुषों में भी पाया जाता है? हाँ, ये ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी पाया जाता है। USA में इसका थोड़ा डाटा ठीक है, तो उसमें 1 in every 100 मेल्स में ये कैंसर पाया जा सकता है। 1 in every 100 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट इज अ मेल ब्रेस्ट कैंसर। जी, और अगर हम बात करें कि जिस तरह से सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि महिलाओं में आपने बताया था किस तरह से लक्षण जो है दिखाई देते, क्या पुरुषों में भी यही सिम्टम्स होते हैं? इसमें भी बिल्कुल सेम लक्षण होते हैं। इसमें भी गांठ बनती है और मेल्स जनरली मानते हैं कि हमें तो कैंसर हो ही नहीं सकता, तो वो इस गांठ को वो भी इग्नोर करते रहते हैं। एंड क्योंकि इसी वजह से ये भी काफ़ी एडवांस स्टेज में ही प्रेजेंट करते हैं। इसका भी इलाज बिल्कुल आम तरीके से ही होता है। कैंसर में कोई भी कैंसर हो तो इसका इलाज 3 तरीके से किया जाता है। उसके अंदर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी होता है। एंड ब्रेस्ट कैंसर में एडिशन में एक हार्मोनल एजेंट्स भी यूज़ होते हैं। तो इन्हीं 4 चीज़ों को लेते हुए हम इलाज करते हैं इसका। जी बिल्कुल, और ऐसे में अगर देखा जाए तो लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ब्रेस्ट को मतलब सर्जरी करके हटा दिया जाता है, तो ये कब मतलब होता है? ये हम हर एक पेशेंट का हम बेसिकली एक स्टेजिंग वर्कअप करते हैं जिसमें हम PET-CT स्कैन है, जिसमें हम पूरे शरीर का स्कैन कर लेते हैं। हमारे सर से लेके बिल्कुल पैर तक ये पूरे शरीर का स्कैन कर लेती है। ये 1 सेंटीमीटर से छोटी बीमारी भी 1 सेंटीमीटर तक की छोटी बीमारी ये बहुत अच्छे से पकड़ती है। तो हम जनरली ये कराते हैं। अर्ली स्टेजेस में हम बताते हैं कि हम पेशेंट को ऑन्को सर्जन्स के पास भेजते हैं। ऑन्को सर्जन्स बेसिकली कैंसर के स्पेशलिस्ट ऑपरेशन के डॉक्टर हैं, बिल्कुल ही टर्म में बताया जाए
तो ये डिसाइड करते हैं कि वेदर द पेशेंट कैन गो फॉर अपफ्रंट सर्जरी, या पेशेंट अगर चाहता है कि मुझे ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करना है, यानी मुझे स्तन बचाने वाला सर्जरी चाहिए, अगर वो उसके लिए फिट कैंडिडेट होते हैं तो इन दैट केस हम पहले कीमोथेरेपी से उसका इलाज करते हैं, ब्रेस्ट उसको छोटा करते हैं बीमारी को, ताकि हम स्तन को ठीक से बचा पाए। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से क्योंकि कैंसर की बात हो रही है तो ऐसे में कीमोथेरेपी की भी बात हुई, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर में जो है वो कीमोथेरेपी लगती है, या फिर जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि वैक्सीन की बात कर रहे थे कि कैंसर में वैक्सीन जो है कितनी लाभदायक होती है? कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन है नहीं है सच, बट हमारे पास सर्वाइकल कैंसर के लिए है। सर्वाइकल कैंसर भी हमारे महिलाओं में पाए जाने गर्भाशय जिसे बोलते हैं, गर्भाशय के मुंह का कैंसर है, उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। एंड ये हमारे देश में भी मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद नेक्स्ट रूरल एरियाज में मोर कॉमन है। एंड इसमें हम गार्डासिल और सर्वैरिक्स वैक्सीन अवेलेबल है। ये हमारे अगर कोई भी हमारे घर में स्कूल जाती हुई बच्ची हो जो 9 से 15 साल के बीच की उम्र की हो, तो हमें उनमें ज़रूर ये लगवाना चाहिए। जी बिल्कुल। और एक सवाल जो है वो ये भी था, क्योंकि लोगों के अभी लोग मन में ये ज़रूर सवाल रहता है लोगों के कि जो है अभी यंग एज में महिलाओं को जो कैंसर पाया जाता है, क्या वो बेबी फीडिंग नहीं कराती हैं महिलाएं, इस वजह से भी होता है? हाँ, इसके अंदर काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे आज की लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज मानी जाती है। ऐसे लाइफस्टाइल यानी बेसिकली हमारे उठने बैठने का टाइम, हमारे फूड हैबिट्स में जंक फूड कितना है, ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज, हम लोग आजकल स्ट्रेस बहुत लेते हैं, हम वॉक्स पे नहीं जा पाते, भले ही हम कुछ भी बोले कि हम सुबह शाम हमें रिकमेंडेशन होता है कि हमें वॉक जाना चाहिए, हम ये सब नहीं कर पाते हम, तो दिस इज़ अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, तो हमें इस सब का ख्याल रखना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग हमारे लिए भी लाभदायक है जैसे ये शिशु के लिए लाभदायक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग हमें जनरली कराना है। जो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में यानी स्तन के कैंसर के बारे में बताया लोगों को, और आम बोलचाल में आपने समझाया कि किस तरह से इसका इलाज होता है और क्या लक्षण पाए जाते हैं। जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर शब्द से पहले तो डरना नहीं है। जैसे ही डर आता है तो हम ये आधी जंग हार जाते हैं, और हमेशा याद रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डर कर कभी नौका पार नहीं होती। तो हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत से लड़ना है, एंड हम इस बीमारी के अगेंस्ट जरूर जीत जाएंगे। जो बिल्कुल ज़रूर जीत जाएंगे। जब हम कोविड जैसी इतनी बड़ी बीमारी को हमने हरा दिया, भारत ने हरा दिया, तो कैंसर जैसी बीमारी जो है अब वो कहीं ना कहीं भले ही पनप रही है, लेकिन उसको भी हम हटा सकते हैं अपनी कोशिश के जरिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आदिनाथ टीवी के साथ जुड़े। थैंक यू। तो ये हमारे साथ डॉक्टर श्रद्धा जुड़ी थी, जिन्होंने हमें स्तन यानी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने आपको समझाया कि किस तरह से स्तन का कैंसर क्या, किस तरह से लक्षण होते हैं और इसका इलाज कैसे होता है। तो अगली सीरीज में हम अगली बीमारी के बारे में बात करेंगे और आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे जिससे आपका जीवन निरोगी और स्वस्थ रहे। तो चलिए, तब तक के लिए आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र दर्शकों।